19 रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुण। 1. उत्पत्ति ओरिजिन, अल्फा नाभिक से, बीटा नाभिक से, गामा नाभिक से। 2. प्रकृति नेचर, धनात्मक, बीटा की ऋणात्मक, गामा की उदासीन। 3. रचना, अल्फा की 2He की पावर 4, बीटा की 1E की पावर 0, गामा की फोटोन। 4. द्रव्यमान, अल्फा का 6.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, बीटा की 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, गामा 0। 5. गुण आवेश, अल्फा की +2E, बीटा की -1.6 गुणा 10 की पावर -19 C, गामा 0। 6. गुण फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट तथा गामा की स्क्वायर रूट। 7. विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट, गामा की डैश। यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसा साइन दिया गया है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र या अपने सहयोगी से संपर्क कर सकते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। स्थायी नाभिक एवं अस्थायी नाभिक में अंतर। स्थायी नाभिक 1 निम्न परमाणु संख्या, अस्थायी नाभिक 1 उच्च परमाणु संख्या। 2 स्थायी नाभिक निम्न द्रव्यमान संख्या, अस्थायी नाभिक 2 उच्च द्रव्यमान संख्या। 3 स्थायी नाभिक छोटे आकार का नाभिक, अस्थायी नाभिक 3 बड़े आकार का नाभिक। 4 न्यूट्रॉन N/प्रोटॉन P=1, अस्थायी नाभिक न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन >1। प्रश्न 307। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाला प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फॉजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वो उस समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक 6C की पावर 12 व 6C की पावर 14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m
एवं प्रकाश का वेग c है, तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E=mc² होती है। नोट: आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 गुणा 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 गुणा 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। 20. नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन वो नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फिजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के खंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पृष्ठ 309। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम एटम बम। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम उष्ठक के अंदर 92 यूरेनियम की पावर 235 तथा प्लूटोनियम 94 प्लूटोनियम की पावर 239 का प्रयोग किया जाता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टी एटॉमिक पाइल या नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1. रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। 2. रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। 3. रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरन छड़ को उपयोगी किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। 1. इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। 2. रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है 1H2 + 1H3 वेक्टर 2He4 + 0N1 + 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 ईस्वी में किया। ये नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। ये बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 21.
ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब यानी 10 की पावर 11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब यानी 10 की पावर 11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11 बराबर 10 की पावर 22 कोटि की होगी। पृष्ठ 310 ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल विज्ञानियों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेटर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले ये ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा है। इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया। इस महाविस्फोट ने अति सघन पिंड बिंदु को छिन्न भिन्न कर दिया और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए और उसी से आकाश गंगाएं बनी जो अभी तक भाग रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के तत्काल बाद 1 सेकंड के कई गुना छोटे भाग के समय अंतराल से ब्रह्मांड परमाणविक आकार में बढ़कर कॉस्मिक आकार में बदल गया। तदुपरांत ब्रह्मांड के प्रसार की गति थोड़ी धीमी हुई पर इसका ताप काफी समय तक अत्यधिक रहा। 1 खरब वर्षों के उपरांत तारों तथा गैलेक्सियों का पहली बार अवतरण हुआ। हमारा सौरमंडल भी 4.5 खरब वर्ष पूर्व बना है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 0.37 खरब वर्ष पूर्व हुआ। हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का ना तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था, ना ही कभी इसका अंत होगा, अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड का ना आदि है और ना अंत। इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाएं आपस में दूर तो होती जाती हैं, परंतु उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी दूर होती आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगहों में नई आकाश गंगाएं बनती रहती हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का पदार्थ घनत्व एकदम स्थिर बना रहता है। आज तक दिए गए सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित 3 अन्वेषणों पर आधारित है। 1. ब्रह्मांड का लगातार प्रसार, कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। 2. ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा है, यूनिवर्सल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 3. ब्रह्मांड का अधिकाधिक द्रव्यमान रहस्यमय ढंग से हमारी दृष्टि से परे है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स इज mysteriously हिडन फ्रॉम आवर व्यू। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात ये दृश्य आप्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और ये आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। पृष्ठ 311। अवरक्त विस्थापन में
इसके आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वैधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही हैं। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वो निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। 1. सभी मंदाकिनी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। 2. कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग v दूरी d के समानुपाती होगा, अर्थात v डायरेक्टर प्रोपोर्शनल d या v = hd। उपर्युक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ h एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC तथा इसका मान 67 किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC होता है। MPC मेगा पारसेक। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ टाइम होता है, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁹ वर्ष से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होती है। नोट: हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण ही सेशन के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इस तेजी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी गैलेक्सी। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स प्रबल या दृढ़ बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स और कमजोर बल वीक फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां यानी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनियों में लगभग 100 अरब तारे यानी 11⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। नोट: मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। मंदाकिनियों को प्रायः उनके आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 सर्पिल स्पाइरल, 2 दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल और 3 अनियमित इररेगुलर। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% और दीर्घवृत्तीय तथा 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियां दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफी बड़ी होती है। दुग्ध मेखला, आवर ओन गैलेक्सी दी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसकी व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और ये मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन 250 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। पृष्ठ 312। हमारी मंदाकिनी के में तारे चपटी चक्री का नुमा संरचना में अंतर्वृष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफी मोटी होती है जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है।
यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर ये प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। ये आकाश गंगा कहलाती है। तारामंडल। तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है वृहत सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि अर्सा माइनर, मृग, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतया वृहत सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग। ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाने प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे। तारे यानी स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लोह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, 1 लाल, 2 सफेद और 3 नीले। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, जबकि वो तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। प्राक्सिमा सेंटोरी। ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। एल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। पृष्ठ 313। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थिर प्रतीत होता है और उस समय उसके साथ अपनी स्थिति में नहीं बदलता है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास। बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ऊर्ट बादल, ऊर्ट क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों का ताप 173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है, तब ये सूर्य के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार।
आदि तारा अत्यधिक संघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा द्वारा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड सिकुड़कर श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। 2, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है तो उसका बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। पृष्ठ 314। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। ये रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि ये रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अरब से अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निकल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है क्योंकि इस अवस्था में ये नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक संघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएंगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वो श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि ये संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब
होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात एम स्टार ग्रेटर के नीचे डैश का साइन है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। एम स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 1.44 एम सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पृष्ठ 315। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार एंड न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ये विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड को संकुचन होते रहता है और वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10 की पावर 8 लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ये अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2gm प्रति c स्क्वायर, जहां c प्रकाश की चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तब वो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। विविध 22 वैज्ञानिक उपकरण। 1. अक्यूम्युलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। 2. एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। 3. अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। 4. अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। 5. अनीमोमीटर। ये उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। 6. ऑडियोमीटर। ये उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। 7. ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। 8. बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। 9. बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। 10. बैरोमीटर। ये उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। 11. बाइनोक्यूलर। ये उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। 12. कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। 13. कैलोरीमीटर। ये उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। पृष्ठ 316। 14. कार्बोरेटर।
इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। 15. कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। 16. क्रोनोमीटर। ये उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। 17. सिनेमेटोग्राफी। इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। 18. कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। 19. कंप्यूटर। ये एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। 20. साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। 21. डायनेसिटी मीटर। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। 22. डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। 23. नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24. डायनोमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। 25. एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के मापने में होता है। 25. वेदोमीटर। ये यंत्र समुद्र की गहराई नापने का काम आता है। गैलेवेनोमीटर। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। 28. गाइगर मूल काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन। ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलेडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर। ये उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। 38. मेगाफोन। वो उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। 39. मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। 40. माइक्रोमीटर। ये एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ 317. 41. माइक्रोस्कोप। ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। 42. माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। 43. ऑडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। 44. ऑसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। 45. पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर को दृश्य दिखाई पड़ सकता है। 46. पोटेंशियोमीटर। ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। 47. पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 48. फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। 49. फोटामीटर। ये दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। 50. फोटो टेलीग्राफ। ये फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। 51. साइट्रोटॉन। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। 52. रडार। ये यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। 53. रेनगेज। ये वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। 54. रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। 55. रेडियो टेलीस्कोप। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। 56. रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ये पारदर्शक माध्यमों का अपरिवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। 57. सिस्मोग्राफ। ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है।
58 सेफ्टी लैंप, ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। 59 सेक्स टेंट, ये किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। 60 स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। 61 स्पीडोमीटर, ये गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। 62 सबमरीन, ये पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। 63 स्पेरोमीटर, ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। 64 बिस्कोमीटर, ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 65 टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 66 टेलीप्रिंटर, ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। 67 टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। 68 टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 69 टेल स्टार, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। पृष्ठ 318। 70 थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। 71 थियोडोलाइट, ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 72 एक्टिओमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। 73 होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी कुशन पर चलता है। ये साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। 74 टैकोमीटर, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है।